सर, जिस प्रकार कल ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पे सवाल उठाया, बोला कि अब तो चुनाव आयोग भी बीजेपी के कहने पे चल रहा है, बीजेपी के कब्जे में आ गया, क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी का मेरा विश्वास है कि मन का संतुलन बिगड़ गया है, वो मन का संतुलन खो बैठी है। एक व्यक्ति जिसको लगता है कि उसकी नाव डूब रही है, तो फ्रस्ट्रेशन में, निराशा में वो इस तरह का वक्तव्य दे रही है। दूसरा जो बिंदु मैं देख रहा हूँ कि यदि आप इलेक्शन कमीशन का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं, तो क्या ये सही चीज़ है? आज तक जब जीतती रही तो इलेक्शन कमीशन ठीक था। अब जब भय लग रहा है कि गद्दी जाने वाली है, तो अब इलेक्शन कमीशन में उंगली उठाओ, क्योंकि उसको पता है जब नतीजा निकलेगा तो इस तरह की बातें करना शुरू की। मैं तो पहले ही कही थी कि इलेक्शन कमीशन का रोल सही नहीं है, वो बीजेपी का एजेंट बन गया है। इलेक्शन कमीशन क्या, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट है तो हिंदुस्तान में बाकी कई स्टेट में बाकी अपोजिशन के सरकार क्यों बनी, कैसे बनी है? ये ममता बनर्जी को उत्तर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो बहुत सही तरीके से काम करती है, और उसमें एक सदस्य नहीं है, रूल ऑफ मेजॉरिटी चलता है जब भी कोई फैसला होता है, और उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये सच है। और ये तो इलेक्शन तो एक प्रतिक्रिया है राष्ट्र की, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक की प्रतिक्रिया है। उस प्रतिक्रिया में जो जो मुख्य हिस्सेदार हैं, जो मुख्य रोल अदा करते हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। और ममता जी एक वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको वक्तव्य देने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रही हैं। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि ममता जी बहुत कुछ उल्टी उल्टी बात करती हैं, और कभी पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, खो खो पा खो, पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। तो ये तो सही नहीं है। देखिए, प्रजातंत्र में जीत और हार होती रहती है। पब्लिक फैसला करती है कि सत्ता किसको हैंडओवर करना है, और पब्लिक हैंडओवर करती है सत्ता उसको जिसमें पब्लिक को विश्वास है कि उसका हित कायम रहेगा, उसका भला होगा। सवाल ये उठता है सर कि जब 2016 में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो फिर 7 चरणों में मतदान हुआ था, और इस बार ये बढ़ा के 8 चरण में कर दिया गया है। बहुत कुछ खासा अंतर नहीं हुआ है। पिछले बार भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था, फिर जीत गई, लेकिन क्या इस बार अगर हार जाती हैं तो फिर उनका ये जो बयान है, इसे वजूद देना उचित समझा जाएगा? देखिए, एक हारा हुआ व्यक्ति यदि कहता है कि पूरा प्रोसीजर गलत है, तो उसकी क्या महत्ता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? कुछ भी नहीं। जब जीत जाओ तो सब कुछ ठीक है, जब हार जाओ तो उंगली उठाना शुरू करो, ये गलत है। इससे आप इलेक्शन कमीशन के चरित्र पे, उसकी ऑनेस्टी पे आप प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। क्या आप ठीक तरीके से वेस्ट बंगाल को गवर्न किए हैं? हम और आप नहीं जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में किस तरह से राष्ट्र का अहित हो रहा है, किस तरह से वोट बैंक राजनीति के कारण एक विशेष समुदाय की तुष्टीकरण की राजनीति खेली जा रही है। आप जानिए कि अंग्रेजों के टाइम में वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र से कई मील आगे था, कैपिटल था, कमर्शियल कैपिटल था, और कितना महाराष्ट्र उस समय बॉम्बे कुछ नहीं था, 40% ट्रेड होता था, 40%। और आज की क्या हालत है? क्यों? लेफ्टिस्ट और उसके बाद ममता, इन दोनों ने वेस्ट बंगाल को ख़त्म कर दिया है। देखिए, ऐसा है, जिस वेस्ट बंगाल ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऐसे व्यक्ति को पैदा किया, आप वेस्ट बंगाल का इतिहास देखिए कि टैगोर जी तो कैसे कैसे लोग वहाँ पैदा हुए हैं। और मुझे बहुत फ़ख्र के साथ, मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल की जो संस्कृति है, जो थी, जिसको ममता ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, वो पूरी तरह से व्यवस्था डामाडोल हो चुकी है। आज वेस्ट बंगाल की जो हेरिटेज थी, जो उसकी जो गरिमा थी, उसको ममता ने पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। तो मतलब जो राष्ट्रवादी तत्व हैं वो तो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, जनता जनार्दन उठाएगी। एक विशेष समुदाय खुश है,
बाकी लोग की हालत आप देखिए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है, किस तरह से बीजेपी वर्कर मारे जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी के पक्ष में इतना नहीं बोलना चाहता, लेकिन सच तो यह है कि बीजेपी के अब जो बीजेपी के बहुत महत्वपूर्ण नेता जब कलकत्ता जाते हैं तो उन पर अटैक किया जाता है। ये क्या है? प्रजातंत्र में क्या कोई किसी स्टेट में जाके प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि आपको खतरा नज़र आता है? तो ये सब सिस्टम जो है, मेरा ख्याल है ये सही नहीं है। और इस तरह के लोग यदि प्रजातंत्र में हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। और मुझे मेरा अपना पूर्ण विश्वास है कि अब देश में प्रजातंत्र को थोड़ा सा रिफाइन करने की ज़रूरत है। आप देखिए, यदि आप किसी हवाई जहाज़ में बैठे हैं और पायलट ठीक नहीं है तो क्या होगा? एक्सीडेंट, मौत। तो जब पायलट आपको चाहिए अच्छा, जो गुणपूर्ण हो, जो सक्षम हो, काबिल हो, वो पायलट चाहिए। ट्रेन ड्राइवर आपको अच्छा चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप स्कूटर पे चलती हैं, आपका टैक्सी ड्राइवर अच्छा चाहिए, आपका कार ड्राइवर अच्छा चाहिए, लेकिन जो स्टेट का, राज्य का ड्राइवर है, मेन ड्राइवर, वो कैसा भी चलेगा, नहीं चलेगा ना। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे जब लोकसभा चुनाव आया था तो सब ईवीएम पे क्वेश्चन कर रहे थे कि ईवीएम निष्पक्ष नहीं है, फिर जो इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के दौरान ही कह दिया था कि कोई पुष्टि करके दिखाए कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, तो सब ने अपने पीछे कदम पीछे हटा लिए। तो सर, सवाल ये उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को अगर लग गया कि मैं चुनाव हारने वाला हूं तो वो क्वेश्चन कर ले इलेक्शन कमीशन पे, ईवीएम पे कर ले और बार बार यही कहता रहे कि ईवीएम निष्पक्ष नहीं है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए कुछ मापदंड तैयार किया जाना चाहिए? एकदम एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। देखिए, आप कुछ भी अगर बगर उल्टा सल्टा बोल के गेट अवे नहीं कर सकते हैं। आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपके एक एक वक्तव्य का बहुत महत्व है, और यदि कोई ऐसा उल्टा पुल्टा बात करता है तो उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। उसको मैं तो बोलता हूँ, ऐसे लोगों को जो इस तरह से बड़गलाते हैं, इनको पॉलिटिकली बैन करो 6 महीना 1 साल के लिए, अब देखो सुधार आ जाएगा, फिर मुंह खोलना बंद हो जाएगा इनका। देखिए, इस देश में दुर्भाग्य ये है कि डेमोक्रेसी का इतना फ़ायदा उठाया जा रहा है, और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि देयर इज़ टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इस देश में टू मच डेमोक्रेसी है। आपने कई बार इस बात की मैंने चर्चा की है। भाई, प्रजातंत्र है जिसमें प्रजा का हित हो और प्रजा मालिक है। प्रजा फैसला करेगी कि भाई हमारा मालिक कौन हो, राजा कौन होगा, तो ये तो प्रजा के हाथ में है। तो प्रजा के हाथ में, अच्छा, उसके लिए एक मशीनरी है। दूसरे जिस स्टेट में बाकी अपोजिशन पार्टी अपना गवर्नमेंट बना लेती है तो ईवीएम ठीक है, बीजेपी बनाती है तो ईवीएम खराब है। ये लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये क्या लॉजिक है। और ये दिखाता है कि इनका जो माइंड सेट है ना, ये है सत्ता का मोह। सत्ता के बाहर जानते हैं ये ज़ीरो है, शून्य है। सत्ता में रहते हैं, महत्व मिलता है, मलाई खाते हैं ये लोग, इनका परिवार रिलेटिव लोग मलाई खाता है। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि के बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी के रिलेटिव्स लोग कितना मज़े मार रहे हैं। तो एक्चुअली इस देश में लोग काफ़ी लोग, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, देश में बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, हाँ, लीडर्स बहुत अच्छे हैं जो सचमुच में सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो खाली पैसा बनाने आते हैं। मैंने बिहार के एक एमएलए, विशेष समताओं के एमएलए का मेरे पास सोशल मीडिया में वीडियो है जिसमें वो खुलेआम बोल रहा है कि मैं एमएलए बना हूँ पैसे बनाने के लिए, और उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह से लोग जो मखौल और मजाक बनाते हैं हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, तो उनको तो सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है ना। हम लोग आर्मी में ऐसा कोई लूज स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हम लोग आर्मी में अपॉलिटिकल होते हैं, मतलब हम लोग जब सर्विस में होते हैं तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे या सरकार पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। यदि कोई टिप्पणी करेगा तो उसका कोर्ट मार्शल होगा, क्योंकि एक कोड ऑफ कंडक्ट है। इस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स जो मन में आए बोल दे। कोई बोलता है मोदी जी चोर हैं, सबूत दो भाई, सबूत नहीं है। तो एक आदमी को आप ऐसे, भारत का प्रधानमंत्री जो इतने ऑनेस्ट हैं,
जिनकी छवि इतनी अच्छी है, आज विश्व के देश उनके सामने घुटने टेकते हैं। कोरोना के लिए उनको लीडर बनाया गया है कि आप विश्व का समस्या समाधान कीजिए। मतलब विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी की जय जयकार हो रही है और इस देश में लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको पच नहीं रहा है कि एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठ गया। तो मेरा ख्याल है, देखिए, अकाउंटेबिलिटी, हिंदुस्तान में कोई भी स्ट्रक्चर, गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप एक कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे से बाहर निकलते हैं तो कानून एक बड़े हैमर की तरह आप पर गिरनी चाहिए, एक पहाड़ की तरह। जब ये भय रहेगा तो लोग बोलने से पहले सोचेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। सर, मैं एक प्रश्न आपसे ये जानना चाहूँगा। आप सेना में रहे हैं, मेजर जनरल रहे हैं, लेकिन ये जैसे कि अभी राज्यपाल ने भी इस चीज़ की आशंका जताई थी कि अब अलकायदा फैल रहा है, रोहिंग्या घुसपैठिए और जो आतंकवादी हैं वो बांग्लादेश में लगातार घुसपैठ करते रहते हैं, जिससे बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करते रहते हैं, जिससे पश्चिम बंगाल का हानि होता है। लेकिन ममता बनर्जी उन व्यक्तियों को कभी बाहर ही नहीं कहती। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। लेकिन जब कोई अमित शाह या फिर मोदी जब रैली करने जाते, कहते गुजरात से आए हैं, बाहरी आए हैं, यहाँ गवर्न करेंगे। तो क्या लगता है कि हकीकत में बाहरी है कौन और उनसे इतना मोह क्यों है ममता बनर्जी को, जो हकीकत में बाहरी हैं? देखिए, पहले तो मैं इस देश के जो मुख्य खतरा है उसके बारे में टिप्पणी करूंगा। और देश का जो मुख्य खतरा है वो है सोच। उस सोच का नाम है गज़वाए हिंद। और गज़वाए हिंद क्या है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाओ। और इस गज़वाए हिंद की मुहिम में इस देश में कई गद्दार बैठे हैं जो इसमें पूरा मदद कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, 10 करोड़ रोहिंग्यास और बांग्लादेशी हिंदुस्तान में गैर कानूनी की तरीके से कैसे आए? उनका आधार कार्ड भी बन जाता है, उनका राशन कार्ड भी बन जाता है, उनको घर भी मिल जाता है। जब मैंने हिंदुस्तान का 22,000 किलोमीटर का यात्रा किया था तो मैं अपनी आँखों से देखा हूँ जम्मू में कि रिवर बेड पे, नदी के किनारे बेड पे कंस्ट्रक्शन बन गया है। अच्छा। एक उस समय जम्मू एंड कश्मीर में एक नॉर्मल हिंदुस्तानी वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था, कोठी नहीं बना सकता था। ये लोग बना के बैठे हुए, मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो सवाल ये पैदा होता है, और मैं यदि जब चिंतन करता हूँ, साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आता है। इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति। लोग वोट जीतने के लिए तुष्टीकरण करते हैं और फिर भारत माँ का ख्याल उनके मन में नहीं आता है। भारत माँ डूब रही है, डूबने दो, हमको किसी तरह से सत्ता में दे दो। और सत्ता के लिए ये तुष्टीकरण करते हैं विशेष समुदाय का। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि किसको राइट टू वोट मिलना चाहिए, इस पर चिंतन जरूरी है। ऐसे तत्व जो राष्ट्र को ख़त्म कर सकते हैं। आप एक चीज़ बताइए कि इतने मुस्लिम स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, जितने भी भारत से अलग हुए हैं सब इस्लामिक। नहीं, आप करीब 57, रफली 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। एक प्रश्न आप बताइए कि ये रोहिंग्यास और बांग्लादेशी मुस्लिम देश में क्यों नहीं जाते हैं? आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। आप मेरे घर में क्यों आ रहे हैं? आपके तो भाई लोग 57 देश में हैं भाई। आप यदि पैन मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तो आप 57 देश में जाइए ना। वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे, क्योंकि यहाँ आज़ादी है। जो मर्जी करो, प्रधानमंत्री को गाली दे दो, आ जाओ, आधार कार्ड बन जाएगा, फिर तुमको वोट करने की इजाज़त मिल जाएगी, फिर सब तुमको पैसा लोग देंगे, फिर तुम चक्कू मारो तो ममता ऐसे लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं जेल नहीं जा सकता, जेल से छुड़वा देंगे। ये है राष्ट्र का अभिशाप, ये है देश का अभिशाप। जब तक एक गाड़ी में मान लीजिए एक फिल्टर होता है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर। यदि ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर नहीं हो तो क्या इंजन चलेगा? इस देश में कोई फिल्टर है ही नहीं। या तो मनमानी है, जो मर्जी करो, मतलब लेज़े फेयर है। एक अंग्रेजी में शब्द है लेज़े फेयर। मनमानी करो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य। कोड ऑफ कंडक्ट, राष्ट्रद्रोह, ये सब चीज़ बहुत सख्त करने की ज़रूरत है।
और हैमर की तरह इन लोग पे गिरना चाहिए, पहाड़ की तरह इन पे गिरना चाहिए।